Class, a very very good evening to all of you. Can we start the lecture? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया। एडियाबैटिक प्रोसेस से आज हमें शुरू करना है। सबसे पहली चीज मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बता दूं कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो आपका Q होता है वो 0 होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाता है जिस सिस्टम में ना तो हीट एंटर कर सकती है और ना ही उस सिस्टम से हीट बाहर आ सकती है। अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लिया तो उस सिस्टम में एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, हम ऐसा मानेंगे। ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में निम्नलिखित चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में, वर्क डन बाय द सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब जब आपका सिस्टम एक्सपैंड करता है, राइट। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। The question that might arise in your brain is why internal energy decreases? ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, आपका सिस्टम एक्सपैंड होना चाहता है, आपका सिस्टम एक्सपैंड होना चाहता है, पर अगर आपका सिस्टम एक्सपेंशन करना चाहता है और आप अपने सिस्टम से ये कहते हो कि बेटा तुझे कोई भी हीट नहीं मिलेगी क्योंकि तुम एक एडियाबैटिक प्रोसेस में हो, फिर भी सिस्टम अगर एक्सपेंशन करने के लिए बोल रहा है तो सिस्टम अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करता जाएगा, या ऐसा समझिए कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज अप कर लेगा। मतलब वो अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा ताकि वो अपने सिस्टम का एक्सपेंशन कर सके, यानी कि अपने सिस्टम का वर्क डन कर सके। इस एग्जाम्पल को आप अपनी खुद की बॉडी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी को खाना नहीं मिलता तो वो खुद के ही फैट को गलाने लग जाती है। मतलब अपनी बॉडी आपके खुद के ही चर्बी को, आपकी खुद की बॉडी के इंटरनल एनर्जी को यूज अप करने लग जाती है। सिमिलरली वैसा ही है, जब तक आपके सिस्टम को एक्सटर्नली हीट सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक आपका सिस्टम एक्सपैंड नहीं कर सकता। पर अगर आपका सिस्टम बोलेगा नहीं अपन को एक्सपैंड करने का ही है, तो सिस्टम अगर एक्सपेंशन करना ही चाहता है बिना हीट के, तो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करो, इंटरनल एनर्जी का यूज अप करो और एक्सपेंशन करो। सो ऑब्वियसली बात है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, दैट मींस द इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। पर अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम किया जा रहा है, यानी कि आपका सिस्टम कंप्रेस किया जा रहा है, ऑब्वियसली अगर आपका सिस्टम कंप्रेस हो रहा है मतलब उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ऐसे टाइम पे निम्नलिखित बातें याद रखिए। याद रखिए, आपका सिस्टम कंप्रेस किया जा रहा है एडियाबैटिकली,
एडियाबैटिकली का मतलब समझते हैं? मतलब हीट का नो लेन देन। यहां पे भी आपका सिस्टम एक्सपैंड किया गया एडियाबैटिकली, यानी कि हीट का नो लेन देन। अगर अब आप सोचते हैं हम वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, सिस्टम को कंप्रेस करेंगे हम, तो आपका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। सवाल ये उठता है कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज क्यों होगी? अगर आप किसी सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, आप किसी सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, इस कंप्रेशन की वजह से फ्रिक्शन का आना तय है। फ्रिक्शन के वजह से हीट इंक्रीज होगी, पर यह हीट आपके सिस्टम के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये जो हीट है ये करेगी क्या अगर ये सिस्टम के बाहर नहीं जा सकती? अगर ये हीट वर्क डन के काम नहीं आ सकती, क्योंकि सिस्टम के बाहर जाने का मतलब वर्क डन ही है। सिस्टम के बाहर जाने का मतलब वर्क डन है। जैसे आपके आपके कुकर में सीटी बजती है, तो आपके कुकर में जब सीटी बजती है तो हीट बाहर आती है कि नहीं आती है? सीटी ऊपर जाती है, हीट बाहर आती है। पर अगर हीट बाहर नहीं जा सकती तो हीट करेगी क्या? ये हीट आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। पर क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो आप जानते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मैंने पिछले लेक्चर में हमने बातचीत कर दी थी। बट इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दिया। सो कृपया करके ये दो बातें एडियाबैटिक प्रोसेस में अच्छी तरह से याद रखें। और दोनों बातों को रट्टा मारने के लिए आपको नहीं समझाया मैंने। दोनों बातों के पीछे वैलिड एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको दिए हैं कि जब आप सिस्टम पे वर्क डन करते हैं या सिस्टम किसी पे वर्क डन करता है तो वर्क डन क्या होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है कब घटती है, इसके बारे में आपके पास दिमाग होना चाहिए। क्या ये दो बातें सब लोग को समझ में आ रही हैं? ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस टू थिंग्स? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क इन दिस? वर्क डन बाय द सिस्टम एडियाबैटिकली, वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबैटिकली, ये दो बातें सब लोग के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मुझे सबका रिप्लाई आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अगर आप किसी एडियाबैटिक का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का आप ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से आपका वो ग्राफ दिखाई देता है। सो दिस इज पीवी डायग्राम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन के ऊपर। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आपकी एडियाबैटिक की इक्वेशन। कभी देखी नहीं होगी, मैं जानता हूं। यहां जो गामा है उसको बोला जाता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। जो गामा है उसको देख के डरना नहीं है। आप इस गामा से पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। इस गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी। किसी को याद है आपने गामा कहां देखा था? केटीजी में भी देखा हुआ है, साउंड वेव्स में भी देखा हुआ है, अगर आपको याद आएगा तो। केटीजी में तो ये गामा आपने कैलकुलेट भी किया हुआ है।
आप जानते हैं गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना होता है? गामा फॉर मोनो 5/3, गामा फॉर डाई एटॉमिक 7/5। विजय साउंड वेव 11th में था बेटा। ये होती है गामास की वैल्यू। केटीजी में हम लोग ने कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज, ठीक है। पॉलीएटॉमिक कैन बी 8/6, 4/3, पॉलीएटॉमिक की 4/3 हो सकती है, ठीक है। अब 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 हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन का इक्वेशन, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन का इक्वेशन। उसके पहले आपको पता ही है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहां पे हम क्या यूज करेंगे? CV डेल्टा टी। याद रखिए, यहां पे ये फॉर्मूला हम इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। आई होप एवरीबडी नोज यहाँ पे CP और CV क्या है। इसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। केटीजी चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पानी और हनी ये सब चीजें पढ़ा पढ़ा के मैं थक गया हूं, आपको आई होप याद होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला आप इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। ये इक्वेशन का डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, पर ये इक्वेशन का डेरिवेशन आने के लिए बहुत लंबा चौड़ा 3-4 पेज का होता है, शुक्र मनाइए नहीं है। तो आपके इंटरनल एनर्जी के इक्वेशन के बाद हम वर्क डन की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत लफड़ा है। तो वर्क डन की इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल V फाइनल PdV। ये आपके वर्क डन की इक्वेशन है जो हमने पहले से ही डिराइव करके रखी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपने यहां पे करना है। आपको पता है कि PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि C। ये आपकी एडियाबैटिक की इक्वेशन है। तो यहां से P की इक्वेशन क्या आएगी? P की इक्वेशन आएगी C/V रेस टू गामा, जिसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो वर्क डन बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल V फाइनल, P की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा C/V रेस टू गामा, और यहां बचेगा dV। आई होप आपको पता है मैंने कांस्टेंट को C लिखा है। हम वर्क डन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि हम हर बार ऐसे ही करते हैं। हम एडियाबैटिक की इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन निकालते हैं, उसके हम ग्राफ देखते हैं, और हम वर्क डन की भी इक्वेशन निकालते हैं। पिछले सारे प्रोसेस में आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सब में यही किया हमने। यहां पे भी वही कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आई होप आप लोगों को आता होगा। यहां से C को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन होगा V इनिशियल से V फाइनल तक। C बाहर आ चुका है, यानी कि ऊपर होगा dV/V रेस टू गामा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। C बाहर है, इंटीग्रेशन अगर आप इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन में आएगा V रेस टू माइनस गामा +1/1 माइनस गामा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहां पे। आई होप आपको 1/, का इंटीग्रेशन करने आता है, पावर में वो भी। C/1 माइनस गामा बाहर निकाल लीजिए,
v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 ब्रैकेट vi vf। 1 माइनस गामा बच गया, उसको बाहर निकाल लिया, v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 यहां पे चल रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। c अपॉन 1 माइनस गामा पहले से बाहर है, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन v रेस टू गामा माइनस 1 vi vf। क्योंकि माइनस गामा था तो माइनस गामा में आप उसको नीचे लेके आ सकते हो पावर के अंदर। c अपॉन 1 माइनस गामा, शेख फराज आपके पास मैथ्स है क्या बेटा? इंटीग्रेशन करते समय इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, x dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, dv का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो dv जरूरत पड़ता है इंटीग्रेशन के साथ। चलिए अगले स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करने जा रहे हैं। हाँ, अपर लिमिट मतलब v की जगह पे आप सबसे पहले क्या पुट करोगे, v फाइनल गामा माइनस 1 माइनस अपॉन v इनिशियल गामा माइनस 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, एक बार v की जगह पे v फाइनल और एक बार v की जगह पे v इनिशियल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्लियर है? यहां तक थोड़ा डन? ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर पी रेस टू गामा बराबर c है, कांस्टेंट है, इसका मतलब आप जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि p इनिशियल v इनिशियल रेस टू गामा इज इक्वल टू p फाइनल v फाइनल रेस टू गामा इज कांस्टेंट। pv रेस टू गामा कांस्टेंट का मतलब p इंटू v का इनिशियल वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हो और फाइनल वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कांस्टेंट आएगा। बराबर, हम क्या कर सकते हैं, W बराबर 1 अपॉन 1 माइनस गामा C अपॉन V फाइनल गामा माइनस 1 माइनस C अपॉन V इनिशियल गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हमने C अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इस C की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं फाइनल वाला टर्म, क्योंकि C है ना वो P फाइनल P, तो मैं लिख रहा हूं C की जगह पे P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा V फाइनल गामा माइनस 1 माइनस इस वाले C की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा अपॉन V इनिशियल गामा माइनस 1। चेक कर लीजिए, सही था? C की जगह पे एक जगह पे ये पुट किया, एक जगह पे ये पुट किया, और कहां पुट किया वो आपने देखा ही होगा। नीचे अगर फाइनल का टर्म है तो ऊपर फाइनल का टर्म पुट किया, नीचे अगर इनिशियल का टर्म है तो ऊपर इनिशियल का टर्म पुट किया। क्या बोलते हो, क्लियर? C की जगह पे ये पुट अप कर सकते हैं। डन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? हाँ, अब क्या, इसके बाद क्या होगा, वर्क डन बराबर 1 माइनस गामा ब्रैकेट। अगर ये v फाइनल गामा माइनस 1 अगर अपन ने ऊपर लिया, मतलब ये v फाइनल गामा और ये v फाइनल गामा माइनस 1, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो ऊपर आपको बचेगा p फाइनल और सिर्फ v फाइनल, क्योंकि एक गामा v फाइनल रेस टू गामा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ v फाइनल बचेगा यहां पे।
माइनस यहां पे P इनिशियल और यहां पे बचेगा सिर्फ V इनिशियल। W बराबर 1/1 माइनस गामा। अगर मुझे आइडियल गैस इक्वेशन पता है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी फाइनल वी फाइनल एंड पी इनिशियल वी इनिशियल को अपन लिख सकते हैं एन आर अ ब्रैकेट टी फाइनल या टी इनिशियल माइनस टी फाइनल एंड अ ब्रैकेट। क्या क्या खुशी क्या? कौन सा स्टेप? यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला? ये तो अभी बता रहा हूं मैं, बताया नहीं है। ये वाला स्टेप क्या? वी फाइनल कैसे आए ये स्टेप ना? दिखाओ, देखो एक करके दिखाता हूं, ठीक है? देखना, ध्यान से देखना। सॉल्विंग दिखा रहा हूं साइड में। पी फाइनल है, वी फाइनल रेस टू गामा है, नीचे देखिए वी फाइनल रेस टू गामा, वी फाइनल रेस टू -1। जब आप ये ब्रैकेट से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, बराबर। वी फाइनल रेस टू गामा, वी फाइनल रेस टू गामा कैंसिल हो जाएगा, पी फाइनल बचा, और ये वी फाइनल -1 ऊपर जाएगा तो वी फाइनल +1 हो जाएगा। नहीं समझा? पक्का? थोड़ा मैथमेटिक्स अगर दमदार होगा तो मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो? क्लियर है? समझा? यहाँ पे मैंने इस पूरे की जगह पे वी फाइनल कैसे लिखा, और यहाँ पे इस पूरे की जगह पे वी इनिशियल कैसे लिखा? और कोई है किसी को डाउट? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर है। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करो, पी फाइनल वी फाइनल और यहाँ पे पी इनिशियल वी इनिशियल लिखा है, पर मैंने यहाँ पे टी आई माइनस टी एफ लिखा है। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल है, मैंने यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसे ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है, और ये भी हमारा फाइनल फॉर्मूला है। वैसे हम फाइनल फॉर्मूले तक पहुंच गए, ठीक है। ये दो हमारे फाइनल फॉर्मूलेज हैं, एक प्रेशर और वॉल्यूम में है और दूसरा टेम्परेचर में है। ये दो हमारे फाइनल फॉर्मूले जहां तक हम पहुंच चुके हैं। बस अब सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा है, आप समझ गए होंगे सवाल आपके दिमाग में क्या आ रहा है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, यार प्रेशर का फाइनल लिखा पर टेम्परेचर का इनिशियल क्यों लिखा है सर आपने? क्या लगता है आपको? अरे बाबा, आप जानते हैं ना, कभी भी इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा फाइनल टेम्परेचर से अगर आपका सिस्टम एक्सपैंड करना चाहता है, और इनिशियल टेम्परेचर कम होगा फाइनल टेम्परेचर से अगर आपका सिस्टम कंप्रेस करना चाहता है। तो एक्चुअल में यहां पे दो फॉर्मूले बन सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये बन सकता है, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है 1/1 माइनस गामा एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। आप जानते हैं ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब सिस्टम एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब सिस्टम कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। सोच के देखिए, जब सिस्टम एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो उसको
इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा। क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब गैस एक्सपैंड करती है तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कम होता है ज्यादा होता है? बताओ। जब गैस एक्सपैंड करती है तो इंटरनल एनर्जी का क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ती है कम होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं। अभी ऊपर पूरा ड्रामा वही सिखाया था। गैस एक्सपैंड कर रही है, देख के बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? बोलो रे। गैस एक्सपैंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? क्या सिखाया अभी मैंने तुमको? घटेगा? पक्का? हाँ तो बढ़ो, बताओ टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर भी घटेगा ना, देखो ना, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम है। देखो यहाँ पे टी भी डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है। ए तुमको इंक्रीज डिक्रीज का साइन समझता है क्या? मेरे को लगता है आधे लोग को इंक्रीज डिक्रीज का साइन नहीं समझता है, इसलिए ऐसा उल्टा सीधा बातें करते हैं। ये यहां पे मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, यहां पे मैं तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है फाइनल टेम्परेचर कम है, ताकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और कंप्रेस करते समय इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो देखो फाइनल फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो यहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो तुम्हारा टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो तुम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे? टी फाइनल बड़ा, टी इनिशियल छोटा, मतलब कंप्रेस हो रहा है। टी इनिशियल बड़ा, टी फाइनल छोटा, यानी कि एक्सपैंड हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन है, तुम वो वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो नहीं बाबा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? दोनों चीजें वैलिड हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो बोलो बोलो। डन डना डन। अब तो किसी को टेंशन नहीं है ना कि सर यहाँ पे ऐसा लिखा तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा? दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ आपके चैप्टर की समाप्ति होती है। फटाफट हम जरा न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर के जो आधे से ज्यादा पार्ट स्किप हो गया है, उसी आधे से ज्यादा पार्ट में तो आपके न्यूमेरिकल्स थे, वही स्किप हो गया है। तो आपने टेंशन तो नहीं लेना है। क्या हमारे पास 12वीं का टेक्स्ट बुक है भाई? एक मिनट, हम जरा 12वीं का टेक्स्ट बुक ढूंढ लेते हैं। है 12वीं का टेक्स्ट बुक है, जस्ट अ मिनट। अबे खुल जा। सब लोग वैसे 12वीं का टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 108 पे आ जाओ सब लोग। हाँ मैं भी आ गया, एक मिनट रुको खाली। आई एम ऑल्सो देयर। बहुत ही बढ़िया। आई होप सब लोग को टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है। अगर आप 12वां क्वेश्चन देखेंगे, स्किप है, क्योंकि आपको वर्क डन ऐसे पता करना है, पता ही नहीं है। 11वां क्वेश्चन स्किप है। 10th क्वेश्चन स्किप है। कारनॉट इंजन स्किप है। एफिशिएंसी स्किप है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, 8th वन कर सकते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड सो इट्स फाइनल टेम्परेचर, 9th कर सकते हैं।
अ सिस्टम रिलीजियस 125 फिफ्थ कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं, उसके पहले तो पूरे थियोरिटिकल है। मतलब फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ और नाइन्थ, ये 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। तैयार? ओ जी मैं क्या तैयार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उल्टा शुरू करेंगे, पहले नाइन्थ वन करते हैं अपन, ठीक है? नाइन्थ वन करते हैं। An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed. An ideal monoatomic gas is adiabatically compressed. Its final temperature is twice its initial temperature. What is the ratio of final pressure to its initial pressure? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की शुरुआत। नाइन्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो फाइनल टेम्परेचर है वो ट्वाइस है इनिशियल टेम्परेचर का, ऐसा क्वेश्चन में बोलो गया। और क्वेश्चन बोला कि मोनो एटॉमिक गैस से काम करो, यानी कि आपका गामा 5/3 होगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा। बट हमें टेम्परेचर का इस्तेमाल करके बातचीत करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर को महत्व देने के लिए कहा। तो हम आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं nRT/P, और हम इस वॉल्यूम को उठा के यहां पे पुट करेंगे। कैसे? जस्ट सी, P इनिशियल ब्रैकेट nRT इनिशियल अपॉन P इनिशियल होल ब्रैकेट गामा इक्वल टू P फाइनल nRT फाइनल अपॉन P फाइनल होल रेस टू गामा। कितने लोगों को बात समझी? अरे कमॉन यार, कमॉन यार, चेक करो यार, कितने लोग को बात समझी? एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। P इनिशियल n रेस टू गामा r रेस टू गामा T इनिशियल रेस टू गामा P इनिशियल रेस टू गामा P फाइनल n रेस टू गामा r रेस टू गामा T फाइनल रेस टू गामा होल डिवाइडेड बाय P फाइनल रेस टू गामा। इतना जानकारी तो तुम्हारे पास होगा। कैंसल 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 कैंसल। अब क्या कर सकते? व्हाट कैन यू डू? P इनिशियल माइनस गामा T इनिशियल गामा P फाइनल माइनस गामा T फाइनल गामा। नीचे का गामा ऊपर जाएगा तो माइनस गामा हो जाएगा रे बाबा। यहाँ पे P फाइनल का पावर 1 है, यहाँ पे P इनिशियल और P फाइनल का पावर 1 है। कभी पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का अगर चीज सुने रहेंगे बचपन में, तो बचपन में ऐसा बोलते कि when base are same, power gets added up. P initial 1 minus gamma T initial gamma। किसी को समझा कि नहीं समझा? एक्चुअली मैंने 1 प्लस गामा किया है, तो माइनस साइन की वजह से 1 माइनस गामा दिख रहा है। व्हेन बेस आर सेम पावर गेट्स एडेड अप रे।
P final 1 minus gamma T final gamma। अरे बाबा रे, ए बाबा रे, हो ना, इधर ही हो ना। आधे लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे चलो निकलने का टाइम आ गया है, अभी सर ये पढ़ा रहे जो अपना समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हो ना, सब इधर ही हो ना, एकदम मजा नहीं लाइफ ना। अगला स्टेप ध्यान से देखने का, अगला स्टेप ध्यान से देखने का, एकदम कड़क स्टेप मारने जा रहा हूं मैं, एकदम कड़क स्टेप मारने जा रहा हूं मैं। P इनिशियल अपॉन P फाइनल होल पावर 1 माइनस गामा, इसको बोलते जोड़िया बनाना, ठीक है, इक्वल टू T फाइनल अपॉन T इनिशियल होल रेस टू गामा। समझा? P फाइनल का टर्म P इनिशियल के नीचे, P T फाइनल के नीचे T, और सेम पावर है इसलिए एक ही साथ पावर लगा दिया। बराबर है ना, बराबर है ना, बराबर है ना। अभी क्या, अभी क्या, T फाइनल 2 टाइम्स T इनिशियल, T इनिशियल गामा है 5/3, P इनिशियल अपॉन P फाइनल 1 माइनस 5/3। समझा? अपन इधर एक और झोल कर सकते थे, मैं तुम्हें यहाँ पे एक और झोल सिखाता हूं। अपन ऐसा लिखेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल गामा -1, चलेगा? रेसिप्रोकल मार दिया तो पावर, रेसिप्रोकल मार दिया, इधर इधर रेसिप्रोकल मार दिया, P फाइनल ऊपर लिखा, P इनिशियल नीचे लिखा, तो माइनस साइन के साथ पावर मल्टीप्लाई होगा, तो गामा -1 पहले आएगा, 1 माइनस बाद में आएगा। चलेगा? चलेगा? ये स्टेप किसी को समझा? बरोबर है। अभी देख, अभी देख, P फाइनल माइनस P इनिशियल गामा है 5/3 - 1, और इधर है 2 का पावर 5/3, क्योंकि T इनिशियल और T इनिशियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल 5/3 - 1, 5/3 - 1 2/3। नहीं 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 खुशी, दोनों साइड रेसिप्रोकल नहीं लिया है रे बाबा, एक ही साइड रेसिप्रोकल लिया है। ऐसा मैथ्स का कोई रूल नहीं है दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना जरूरी है, एक ही साइड रेसिप्रोकल लिया वो भी चलता है। समझा खुशी? एक ही साइड रेसिप्रोकल मारा है, दोनों साइड रेसिप्रोकल नहीं मारा है। यहां पे टी फाइनल का वैल्यू पुट किया है, टी फाइनल इज 2 टाइम्स टी इनिशियल, यहां पे पुट किया है। यहां पे आरएचएस में रेसिप्रोकल नहीं लिया, सिर्फ एलएचएस में रेसिप्रोकल लिया है। 2 का पावर 5/3। अभी 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 मैं करने जा रहा हूं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पावर को गायब तभी किया जा सकता है जब आप लॉग लोगे। थोड़ा यहां पे सॉल्व करते हैं। अगर टेकिंग लॉग ऑन द बोथ द साइड्स किया तो कैसा आएगा, 2/3 लॉग ऑफ P फाइनल P इनिशियल बराबर 5/3 लॉग ऑफ 2। बराबर, जब आप लॉग लेते हैं ना पावर नीचे उतर जाता है, पावर नीचे उतर जाता है, और इस सिस्टम का लॉग हो जाएगा। 5/3 में पावर नीचे उतारो, लॉग ऑफ 2 लिखो। ठीक है, अब देखो 5/3, 5/3 लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है 0.3010, ये लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है। 2/3 लॉग P फाइनल अपॉन P इनिशियल ऐसा ही रखो। ठीक है, 5/3 इंटू 0.03, यहां से 3 और ये 2.5 बचेगा, 2.5 इंटू ये करोगे 0.7525 आना चाहिए, और यहां पे ये 2/3 का ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, मतलब यहां पे 5/2 बच रहा है, 2.5। 2.5 इंटू ये करोगे इतना आएगा, यहां बचा लॉग ऑफ P फाइनल अपॉन P इनिशियल। 3 यहां से कट हो गया, 2 नीचे आ गया, 5/2 मतलब 2.5, मतलब यहां पे बचेगा 2.5 इंटू
0.3010, अगर 2.5 इंटू 0.3010 करेंगे 0.7525 आएगा। अब अगर एंटी लॉग लिया तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल का वैल्यू मिल जाएगा। एंटी लॉग किसका? 0.7525 का एंटी लॉग लेने का, क्योंकि लॉग जब उधर जाता है तो वो एंटी लॉग हो जाता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 5.656। हाँ, चेक कर लो। समझा कुछ? बढ़िया एकदम। मैच हो रहा है। 8वां क्वेश्चन करेंगे। An ideal gas is taken through an isothermal process. If it does 2000 joules of work on its environment, how much heat is added to it? नहीं साइराज, जरूरी नहीं है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में पूछता है हाउ मच हीट इज एडेड टू इट। क्या लगता है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस का रूल क्या, कोई मुझे बताएगा? 8वें क्वेश्चन में ही वॉन्ट्स अस टू डिस्कस अबाउट आइसोथर्मल। क्या कोई मुझे बताएगा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बहुत ही बढ़िया बोला। डेल्टा यू बराबर 0, किसी को याद आया? डेल्टा यू बराबर 0 रे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो यू में आने वाला बदलाव 0 रहेगा, यानी कि क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बराबर है? बराबर है। तो Q बराबर W आएगा। आएगा। W कितना है? W क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 जूल्स, यानी कि Q है 2000 जूल्स। टेक्स्ट बुक बोलता है 0, गलत आंसर। 8वां डन। अरे सिंपल था यार, आगे बढ़े। दिस एंड दिस होमवर्क सिंपल है रे। फिफ्थ और फोर्थ एकदम सिंपल है रे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है रे। करेंगे क्या, करेंगे क्या? फोर्थ वन में थोड़ा दिमाग लगेगा, फोर्थ वन में थोड़ा दिमाग लगेगा, पर हो जाएगा। करेंगे पक्का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि पता नहीं क्यों सुबह के टाइम पे इंटरनेट काम नहीं करता। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आज वैसे मैं उठा था 5:30 बजे, मैं 5:30 बजे से वेट कर रहा था कि 6 बजे तक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर जैसे ही 8 या 9 बजते हैं ना, आ जाता है। अब मैंने बात की अपने इंटरनेट प्रोवाइडर से, तो बोलता है सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट मैं वापस एक बार देखता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है मतलब कुछ तो झोल है, या फिर कल के दिन हो गई या पता नहीं क्या हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। कल संडे है तो कल हम मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जो अगला चैप्टर हम करेंगे उसका नाम कृपया गौर फरमाइए। उस अगले चैप्टर का नाम है, उस अगले चैप्टर का नाम है
एक मिनट, मैं इंडेक्स खोल रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उस अगले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। अगर हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि अगर हम फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की बात करें तो P1 में अपना ऑसिलेशन बाकी रहता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बाकी रहता है, और वेव ऑप्टिक्स बाकी रहता है। फिजिक्स 2 में अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल स्टार्ट कर दिया तो आई थिंक हमारे पास डुअल नेचर बाकी रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाकी रहता है, और सेमी कंडक्टर्स बाकी रहते हैं। ठीक है, जिससे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बाकी है क्या? ओके, सो आई विल राइट इट हियर, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बाकी है। ठीक है, मैं आपको आगे का प्लान समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। डालता हूँ थर्मोडायनेमिक्स डालता हूँ, टेंशन मत लो, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स डालता हूँ, पर कृपया करके थोड़ी एक दिन मेरी बात समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा और सिंपल चैप्टर है। उसके बाद हम ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये तीनों चैप्टर वेव्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चैप्टर साथ में करेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे के ऊपर, मतलब साथ में, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और फिर आखिर में सेमीकंडक्टर्स करेंगे। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम का डेट है 13 अप्रैल ना, क्या एग्जाम का डेट क्या है क्लास? अप्रैल 23 ना, अप्रैल 23 है। ठीक है, अप्रैल 23 तक आराम से ये सब चीज हो जाएगी, आपका उसका टेंशन आपने नहीं लेना है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं कि सर ऐसा है, सर वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, पर रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कुछ भी आपकी जिंदगी में क्यों ना चल रहा हो, प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा हो, ये एग्जाम चल रहा हो, वो एग्जाम चल रहा हो, आपने रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो गिने चुने अभी सिर्फ 50 लोग, आखिरी 50 लोग, 49 नॉट 50 ऑल्सो, सिर्फ 49 लोग हैं जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो मेरी आप 49 लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कंटिन्यू करें, बस और एक महीने का साथ है आपका और मेरा, तो वो एक महीना दिल से पढ़ाई कीजिए, मैं भी थोड़ा पढ़ा देता हूं आपको अच्छे से, ताकि आप ये तारीख तक आपका पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम डाउट्स भी लेक्चर्स ले सकते हैं, कुछ ना कुछ। तो टेंशन नहीं लेना है कि पोर्शन ये वो अलाना फलाना है कि नहीं। सर मेरे दोस्त को लेक्चर में लो ना, किसने मना किया आपके दोस्त को लेक्चर में लेने के लिए? आपका दोस्त मैसेज करे, ग्रुप में आए, तो क्या फर्क पड़ता है उसको, है ना? ठीक है, उसका गलती से लेक लीव हुआ तो मैंने वो वापस ज्वाइन कर सकता है ना। ठीक है, वापस ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि सर इंटेंसिटी, जैसे अभी गायत्री जी भी पूछ रही है, मैं बताने ही वाला था, इंटेंसिटी बैच का क्या हुआ? इसकी एक अलग से स्टोरी है जो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया अभी तक से, तो पता नहीं वो स्टोरी मैं शेयर करूंगा कि भी नहीं शेयर करूंगा। परंतु मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है जो मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूं। वो प्लानिंग ये है कि आप पहले बोर्ड्स का एक बार निपटा लो। ठीक है, उसके बाद आपके बोर्ड्स और आपके एमएचटी सीईटी एग्जाम के बीच में अगर कुछ गैप आपको मिलेगा, आई डोंट नो एमएचटी सीईटी की डेट्स वगैरह आई हैं कि नहीं आई हैं। ठीक है, इसके बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद और आपके एमएचटी सीईटी के एग्जाम के डेट, इसके बीच में जो गैप होगा, जैसे अगर नीट 1 अगस्त को तो नीट है,
1 अगस्त को नीट है। कोई मुझे बता सकता है बोर्ड एग्जाम्स कौन से तारीख को खत्म हो रहे हैं? अगर 23 अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं तो पीसीएमबी कब खत्म हो रहा है? बस इतना बताओ, पीसीएमबी कब खत्म हो रहा है? इलेवन में 11 मई, ठीक है। अगर 11 मई को अपना पूरा सब कुछ खत्म हो रहा है तो 11 मई से चलो ऐसा अज्यूम कर लो कि अगर आपका 11 मई को सब कुछ खत्म हो रहा है तो मई के बाद कौन सा महीना आता है? मई के बाद जून आता है क्या? अच्छा, जून आता है। जून के बाद क्या आता है? अच्छा, जुलाई आता है। और जुलाई के बाद आता है अगस्त, ठीक है। जुलाई के बाद आता है क्या? अगस्त, ठीक है। फिर भी अगर हम थोड़ा अंदाजा लगाए प्रीवियस ईयर की थोड़ी नॉलेज से, तो अगर नीट अगस्त में हो रहा है तो शायद एमएसटी सीटी भी इसी दरमियान हो सकता है। क्या आपको ये बात पता है? लाइक नीट एंड एमएसटी सीटी इन दोनों की जोड़ियां होती हैं, लाइक लगभग सेम टाइम पे होते हैं, राइट? तो फिर भी आपको अराउंड, अगर आप चेक करेंगे तो अराउंड आपको बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद 2 महीने और यहां के 20 दिन, ये 20 दिन पकड़ रहा हूं मैं, मतलब ये 60 दिन और ये 20 दिन, अराउंड 80 डेज आपको मिल रहे हैं, राइट? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, कि सबको समझ में मैंने क्या बोला? जून के 30 दिन हो जाएंगे, जुलाई के 30 दिन हो जाएंगे, यहां के 20 दिन पकड़ लो ना, 30 और 30 60 और 20 80 हो गए। अबे हो गए कि नहीं हो गए यार? तुम लोग हो ना, आधे लोग तो भाग गए छोड़ के, आधे लोग सर क्या पका रहे हो? हाँ, ठीक है। तो इन 80 दिनों में एमएसटी सीटी और नीट, इसका एक तैयारी का माहौल बन सकता है, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथ्स, ऐसा कुछ प्लानिंग मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर आप फिलहाल बोर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये 80 दिन काफी है, बहुत ज्यादा होते हैं एक्चुअली 80 दिन। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले साल में सिर्फ 45 डेज मिलते थे, मतलब बोर्ड एग्जाम्स और एमएसटी सीटी या नीट के एग्जाम में सिर्फ 45 डेज का गैप होता था। यहाँ तो अच्छा खासा गैप है, मई जून जुलाई अगस्त में नीट है, ठीक है, अच्छा खासा गैप है। तो हम लोग इसमें जरूर काम करेंगे, ठीक है। गायत्री, देखते हैं अगर हमें बायो का और केम का कुछ जुगाड़ होता है तो मैं देखता हूँ, ठीक है। फिजिक्स का और मैथ्स का तो जुगाड़ आपके सामने बैठे हैं 2 लोग, ठीक है। अगर बायो और केमिस्ट्री का जुगाड़ अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगा बायो और केमिस्ट्री के बारे में। चलो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तैयार? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल का टाइमिंग आपको बताता हूँ। मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ बोर्ड्स के लिए। बायो और केमिस्ट्री का अभी 1 1.5 महीना बचा है, पता नहीं कौन आके हमारा सहयोग करेगा, करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो सही। देखते हैं क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हो तब से। सर वो फोर्थ क्वेश्चन बोलो ना। प्रेशर एटीएम में ही लेके, हाँ ले लो एटीएम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंक भेजो ग्रुप का वापस। अरे मैसेज करो तो भेजूंगा ना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुस्तफा। किया था, वापस करो, 2 3 बार कर दिया करो, मतलब रोज सुबह उठते मुझे आपकी याद दिला दिया करो कि सर मैंने आपको मैसेज किया था, क्योंकि मैं इतना बिजी रहता हूँ, कभी कभी मैं मैसेज देख के ब्लॉक हूँ शायद आपके नंबर पे। हैं, मैं ब्लॉक हूँ? आप ब्लॉक हो? क्या नंबर है आपका?
प्राइवेसी ब्लॉक्ड, हाँ क्या नंबर है? अरे बोलो जल्दी मुस्तफा। 8569। 8767 ना, हाँ ठीक है, करो मैसेज करो। गायत्री अभी बोर्ड्स की तैयारी करो, जब अपन बोर्ड्स खत्म होगा उसके बाद एक नया ग्रुप बनाएंगे, आप 49 लोगों को लेंगे अलग से, ठीक है? अभी टोटली कंसंट्रेट ऑन बोर्ड्स। चलो टाटा बाय बाय। कल मॉर्निंग में रहेगा या आफ्टरनून बताता हूँ, अक्षिता बताता हूँ, कल मॉर्निंग या आफ्टरनून बताता हूँ मैं, ठीक है? अभी थोड़ा मैं, अभी 1 घंटे में कल पूरा शेड्यूल मेरे को बैठ के डिसाइड करना है, क्योंकि उड़ान नहीं है और ऐसा 8-10 शेड्यूल है, तो पूरे 8-10 शेड्यूल का टाइम मुझे देखना पड़ेगा। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा मेरे को प्लान करने में, फिर मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, ठीक है? चलो बाय 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 बाय।